Assalamu alaikum. I am Adnan Shib, faculty member at ComSet Institute of Information Technology, and today is our lecture number 19 regarding the course Principle of Inventory and Material Management LSM 736. Today we are going to see further. हमने आगे देखना है और अब आपके आ रहे हैं सेशनल्स. You know that आपके सेशंस आ गए हैं, आपके सेकंड मिड टर्म आ गए. तो आज हम उसकी करेंगे क्या, जो 19th और 20th लेक्चर है ये आपकी रिवीजन की तरफ होगा कि रिवाइज करेंगे हम हल्का हल्का जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जो मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट है. One of them is the capacity management and planning, and other one is the related to the towards production activity control. इन दोनों को देखेंगे, दोनों में फार्मूलाज हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी इन्वॉल्व हैं. इन दोनों को हम वन बाय वन करके एक गो थ्रू देंगे ये क्या है. तो 19th में हम लोग कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग को गो थ्रू देंगे एंड 20th में हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल को देंगे. तो बोथ आर डिफिकल्ट मंथ. स्पेशली प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल को मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ बिकॉज उसमें असाइनमेंट मेथड भी इन्वॉल्व है. तो असाइनमेंट मेथड जब इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली फिर हमने उसको थोड़ा सा देखना होता है कि हमारे पास असाइनमेंट मेथड कितना, कैसे और किस बेसिस पे हमारे पास जनरेट हो रहा है. सो विद वी आर गोइंग टू सी इट. तो आज का लेक्चर हमारा जो रिवीजन पे होगा कि रिवीजन को देखेंगे हम लोग और कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग. कैपेसिटी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग क्या है और किन बेसिस पे चल रहा है. तो पहला क्या है जी, बुक्स हम अगेन हर लेक्चर में बताता हूँ, यही आपके सेशन, यही आपके मिड में आपको मदद देंगी. इंट्रोडक्शन टू मटेरियल मैनेजमेंट 6th एडिशन by Tony Arnold. Second is Operation Management for Competitive Advantage by Shays, and the third one is the Operations Management 11th edition by Jay Hazier. कि Jay Hazier भी उसी में ही इन्वॉल्व है, उसी में एवेल्युएट होकर हमारे सामने नजर आ रहा है. सो दैट इज द केस. यही हमने देखना है कि हमारे पास किस तरह से किन बेसिस पे आना चाहिए या किस तरह से एवेल्युएट होकर हमारे सामने नजर आना चाहिए. तो यहाँ पे हम कहेंगे दैट इज बीइंग, इन सारी चीजों को हमने सामने रखना है और सामने रखते हुए ही हमने इसे आगे लेकर चलना है. सो दैट इज द लेक्चर नंबर 19 ऑफ टुडे. तो दैट इज अबाउट रिगार्डिंग योर ओवरऑल, यू कैन से कि हमें पता लगे कि हमारे पास कितना क्या चीजें कैपेसिटी रह गई थी और उनको हम लोग रिवाइज करेंगे. ऑब्जेक्टिव भी रिडिफाइन करूंगा. जो ऑब्जेक्टिव हमने कवर किए थे वो कौन कौन से थे. कैपेसिटी मैनेजमेंट, मैचिंग कैपेसिटी एंड डिमांड, कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस था, रिसोर्स प्लानिंग था, इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग था, मैनेजिंग डिमांड था, टैक्टिक्स फॉर मैनेजिंग डिमांड था, अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन था, ब्रेक इवन एनालिसिस था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसीजन ट्री एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन थे कि डिसीजन ट्री हमने कैसे चलाना है या कैपेसिटी एक्सपेंशन हमने किन बेसिस पे देनी है. एंड दैट गोज सेम विद द overall decision tree and net present value and the capacity management issues. ये capacity management issues कौन कौन से थे और किस किस तरह से हमने उसको आगे लेकर चलना है और किन बेसिस पे हमने उसे आगे लेकर मूव करना है या फर्दर एक्सटेंड की तरफ लेकर आना है. So that is the case. These are the objectives we are going to cover or we are going to go through again. हम इसे क्या करेंगे, एक दफा दोबारा गो थ्रू करेंगे. गो थ्रू करने के बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं और किस बेसिस पे आ रही हैं. सो कैपेसिटी मैनेजमेंट को देखना है, मैचिंग कैपेसिटी एंड डिमांड को देखना है, कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस को देखना है, रिसोर्स प्लानिंग, इनपुट्स टू कैपेसिटी प्लानिंग को देखना है, मैनेजिंग डिमांड, टैक्टिक्स फॉर मैनेजिंग डिमांड, अप्रोचेस टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, डिसीजन ट्री, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कैपेसिटी प्लानिंग इशू. तो यानी हमने इन इश्यूज को लाजमी देखना है और साथ साथ देखकर ही इन्हें आगे लेकर चलना है कि हम इन्हें किस तरह से आगे लेकर जाएंगे और किस तरह से इनको फर्दर एवेल्युएट करेंगे. दैट हाउ इट इज बीइंग एवेल्युएटेड एंड हाउ इट इज बीइंग आइडेंटिफाइड कि इसमें किस तरह से हमने एवेल्युएट करते जाना है. सो दैट इज द केस. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स वी आर गोइंग टू कवर इट टुडे, जो हम लोग आज देखेंगे और इसको आज फ्रॉम द बॉटम हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हमने किस तरह से और किन बेसिस पे इनको एनालाइज करना है या इनको आइडेंटिफाई करके हमने फर्दर आगे लेकर चलना है. सो मूविंग फर्दर, कैपेसिटी की बात करें. लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था द थ्रूपुट और अ नंबर ऑफ यूनिट्स और अ फैसिलिटी कैन होल्ड, रिसीव, स्टोर और प्रोड्यूस. यानी कि एक फैसिलिटी जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होल्ड कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है या रिसीव कर सकती है इन अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज नोन टू बी द कैपेसिटी. हॉल की कहते हैं ना कैपेसिटी, तो इसका मतलब होता है इतने लोग वो
अकोमोडेट कर सकते हैं, इतने लोगों को वो अकोमोडेशंस दे सकते हैं। डिटरमिन्स फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को डिटरमिन करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट को 1 by 1 करके हम इसमें डिटरमिन करें। डिटरमिन्स इफ डिमांड विल बी सेटिस्फाइड, डिटरमिन्स इफ डिमांड विल बी सेटिस्फाइड कि क्या डिमांड सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, तो हमने ये भी देखना है साथ ही। एंड डिटरमिन्स फिक्स्ड कॉस्ट एंड 3 टाइम हॉरिजन्स को देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हमने 3 टाइम्स हॉरिजन को देखेंगे जो हमने ऑलरेडी भी देखे थे, लेकिन हम एक दफा और उन्हें दोबारा एक दफा और रिव्यू करेंगे ताकि हमारे पास क्लियर कट रिलेशनशिप्स नजर आए कि हमारे पास क्या टाइम हॉरिजन्स हैं और किस तरह से हमने इन टाइम हॉरिजन्स को आगे लेकर चलना है, दैट हाउ इट इज बीइंग एवेल्युएटेड एंड हाउ इट इज बीइंग जस्टिफाइड। सो मूविंग फर्दर, capacity management. Capacity management is planning and controlling resources needed to produce you need to meet production objectives. यानी capacity management is the planning and controlling resources. क्या है ये? planning करना and controlling of resources to meet production objectives, कि हम लोग ताकि production objectives को meet कर सकें। Planning, determining resources needed to meet the priority plan, selecting method to make the capacity available. Planning क्या है? Determining resources needed to meet the priority plan. क्या है वो? Determine to meet the priority plans and selecting method to make the capacity available. क्या कर सकें? Selecting method to make the capacity available. Controlling, monitoring output, comparing it with the plan and taking corrective actions. तो capacity management planning में क्या है? Planning क्या है? कितनी resources produce करनी है, कौन सी करनी है, which is the priority. Priority की already हम define कर चुके हैं, priority होती क्या है। और उसके बाद selecting method to make the capacity available, और साथ ही हमने method को select करना है to make the capacity available. Controlling, monitoring output को monitor करना है, comparing it with the plan and taking corrective actions. यानी controlling, monitoring में क्या चीज आती है? monitor करना है output को, किसको monitor करना है? output को करना है। comparing it with plan, यानी कि compare करें इसे plan के साथ, and take corrective actions. क्या करें फिर हम इसके करेक्टिव एक्शंस को लेके चलेंगे। करेक्टिव एक्शंस क्या क्या लिए जाएं जिससे हमारे पास ओवरऑल करेक्शंस या ओवरऑल वैल्यूएशंस एक्यूरेट फॉर्म में नजर आए या एक्यूरेट वैल्यूज पे हमें नजर आना शुरू हो जाए कि हाउ दीज करेक्टिव एक्शंस विल बी परफॉर्म्ड और एवेल्युएटेड इन द सर्टेन केसेस, कि हमने उन केसेस में उन्हें किस तरह से एवेल्युएट करना और किस तरह से हमने उसे परफॉर्म कराना है कि हमारे पास ये वैल्यूएशंस हो गई और ये परफॉर्म हो रहा बाकी रह गया है। सो दीज आर नोन टू बी एज योर कैपेसिटी मैनेजमेंट। मैचिंग कैपेसिटी एंड डिमांड। अब मैनेजिंग कैपेसिटी एंड डिमांड में क्या चीजें आ रही हैं? दैट इज डिमांड मैनेजमेंट, वेरी विद द प्राइसेस। डिमांड मैनेजमेंट क्या होती है? वेरी विद प्राइसेस। चेंज लीड टाइम्स, यानी कि चेंजिंग लीड टाइम्स भी होती हैं उसके साथ, ताकि आपको पता लगे कि कितना लीड टाइम आ रहा है और कितना चेंज करना चाहिए। और इंकरेज डिस्करेज बिजनेसेस, यानी डिमांड मैनेजमेंट में हमने ये देखना पड़ता है कि हमें क्या चीजें देखनी है। एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, एडजस्ट स्टाफिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। एडजस्ट इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस, एडजस्ट कर सकते हैं इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस को। चेंज मेथड टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन, चेंज कर सकते हैं हम मेथड को टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन। एंड रीडिजाइन द प्रोडक्ट टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन, यानी रीडिजाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट को टू फैसिलिटेट प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन को हम ताकि फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, तो मैनेजिंग डिमांड, कैपेसिटी एंड डिमांड। डिमांड मैनेजमेंट वेरीज वेरी मार्केट प्राइसेस, चेंज लीड टाइम्स एंड एनकरेज और डिस्करेज बिजनेस। कैपेसिटी मैनेजमेंट में आ गया एडजस्ट स्टाफिंग, adjust equipment and processes, change method to facilitate production and redesign the product to facilitate production कि हम ताकि प्रोडक्शन को भी फैसिलिटेट कर सकें। कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस की जब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम? कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस की, जो हमने लास्ट टाइम बात भी की थी कि कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस क्या है और किस तरह से कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस वर्क करता है या एवेल्युएट होता है। डिटरमिन द कैपेसिटी अवेलेबल एट वर्क सेंटर, यानी क्या कर सकते हैं? डिटरमिन द कैपेसिटी अवेलेबल एट वर्क सेंटर की, क्या कैपेसिटी अवेलेबल एट वर्क सेंटर की। ट्रांसलेट द एंड रिलीज द प्लान ऑर्डर, प्लान ऑर्डर रिलीज किया जाता है। याद रखना, प्लान ऑर्डर क्या किया जाता है? रिलीज किए जाते हैं into the capacity required at each work center in each time period, यानी each work center पे और each time period पे हम इसको evaluate करते हैं। सम अप द कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्क सेंटर, यानी सम अप करते हैं कि कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है फॉर ईच वर्क सेंटर टू डिटरमिन द लोड ऑन ईच वर्क सेंटर इन ईच टाइम पीरियड, यानी सम अप द कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्क सेंटर। ईच वर्क सेंटर में क्या कैपेसिटी रिक्वायर्ड है फॉर ईच वर्क सेंटर
टू डिटरमिन द लोड ऑन ईच वर्क सेंटर, यानी कि क्या कर सके हम ईच वर्क सेंटर में उसका लोड ले सके इन ईच टाइम पीरियड, कि कब इन ईच टाइम पीरियड पे उनके ऊपर क्या लोड आ रहा है, यानी सम अप ऑफ द कैपेसिटी रिक्वायर्ड, ये कितनी कैपेसिटी हमें रिक्वायर्ड है फॉर ईच वर्क सेंटर, ये ईच वर्क सेंटर में क्या है, टू डिटरमिन द लोड ऑन each work center, to determine the load on each work center in each time period, ईच टाइम पीरियड या ईच वर्क सेंटर में उसके क्या लोड्स हैं और क्या टाइम पीरियड्स में आ रहे हैं। रिजॉल्व डिफरेंसेस बिटवीन अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी, यानी इनका काम क्या है कि हमें पता लगे कि कितनी हमें जरूरत है कैपेसिटी और कितनी हमारे पास अवेलेबल है। जो भी इसके बीच में डिफरेंसेस हैं दैट इज वी आर गोइंग टू बी सीन कि हमने उस डिफरेंस को कैसे और किन बेसिस पे एवेल्युएट करना है, एवेल्युएट करके उन्हें हमने फर्दर आगे लेकर जाना है, ठीक है ना। तो दैट इज रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी, यानी अवेलेबल कैपेसिटी कितनी है एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है जिसको हमने साथ लेकर चलना है। तो दैट मींस डिटरमिन द कैपेसिटी अवेलेबल, ट्रांसलेट द रिलीज्ड एंड प्लान्ड ऑर्डर, सम अप द कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्क, एंड उसके बाद आ रहा है जी रिजॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन अवेलेबल कैपेसिटी एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी। तो उसके बाद हम आगे चलेंगे, दैट इज क्या कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस को भी हमने एक दफा देख लिया। प्लानिंग ओवर हॉरिजन, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग ओवर हॉरिजन्स क्या है, यानी टाइम हॉरिजन्स को हमने देखते हुए उसके ऊपर टाइम करेंगे कि कितनी टाइम इसको लगेगा, कितना टाइम उससे नेक्स्ट को लगेगा और कितना टाइम उससे भी नेक्स्ट को लगेगा। लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या है, ऐड फैसिलिटीज, ऐड लॉन्ग टर्म लीड इक्विपमेंट, यानी कि हम क्या करेंगे लॉन्ग टर्म में कि हाँ जी एक और प्लांट लगा दें, एक और लीड इक्विपमेंट, लीड टाइम इक्विपमेंट लगा दें, यानी ये दोनों चीजें हमारे सामने वन बाय वन नजर आ रही हो। इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट आ गए, ऐड इक्विपमेंट आ गया, ऐड शिफ्ट्स आ गए, ऐड पर्सनल आ गए, बिल्ड और यूज इन्वेंट्री, यानी ये सारे के सारे क्या आ गए इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग में। अब ये क्या हो गई, दैट इज बेस्ड ऑन टाइम हॉरिजन के लॉन्ग टर्म में कौन सा है, मीडियम रेंज पे कौन सा है और उनको हमने कैसे एवेल्युएट करना और किन बेसिस पे एवेल्युएट करके उन्हें आगे लेकर चलना है। शॉर्ट रेंज प्लानिंग आ गई, क्या चीज आ गई हमारे पास, शॉर्ट रेंज प्लानिंग आ गई कि शॉर्ट रेंज प्लानिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है। तो शेड्यूल जॉब, शेड्यूल पर्सनल एंड एलोकेट मशीनरी, कि हमने एलोकेट करनी है मशीनरी भी और एलोकेट करके मशीनरी को आगे लेना है। तो दैट इज शेड्यूल जॉब्स, शेड्यूल पर्सनल एंड एलोकेट मशीनरी, यानी कि शेड्यूल करना है जॉब्स को भी, शेड्यूल करना है पर्सनल्स को भी, एंड साथ ही हमने क्या करना है एलोकेट करना है मशीनरीज को भी, मशीनरीज को भी एलोकेट करना है। एंड इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, मॉडिफाई कैपेसिटी और यूज कैपेसिटी, क्या हमने कैपेसिटी को मॉडिफाई करना है या उसको यूज करना है, कैपेसिटी को किस लेवल तक उस कैपेसिटी को यूजेज नजर आना चाहिए या उसका यूजेज सामने नजर आना चाहिए। तो दैट मींस कि ये हमारे पास था, दैट इज बेस्ड ऑन टाइम हॉरिजन्स कि शॉर्ट टर्म में कौन सा है डिसीजंस होने, मीडियम टर्म में कौन से होने हैं और शॉर्ट रेंज प्लानिंग में कौन कौन से होने हैं। सो मींस टू से ईच एंड एवरीथिंग प्लानिंग ओवर अ टाइम हॉरिजन दैट वुड बी सीन इन दिस फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारे पास टाइम हॉरिजन्स क्या है और टाइम हॉरिजन्स हमें क्या कह रहे हैं और किस तरह से हमें आगे लेकर जा रहे हैं। रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, आरपी रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व्स लॉन्ग रन कैपेसिटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन कैपेसिटी रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड इज डायरेक्टली लिंक टू द प्रोडक्शन प्लानिंग, और वो किससे डायरेक्टली लिंक कर रहा होता है, टूवर्ड्स द प्रोडक्शन प्लानिंग, कि जितनी भी प्रोडक्शन प्लानिंग है वो उससे डायरेक्टली लिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा उससे डायरेक्टली वो लिंक कर जाएगा कि हमारे पास क्या चीजें इन्वॉल्व है और किस तरह से। आरपी इन्वॉल्व्स चेंजेस इन मैन पावर, यानी रिसोर्स प्लानिंग में चेंजेस इन मैन पावर आता है। कैपिटल इक्विपमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन्स क्या रहे हैं, अदर फैसिलिटीज दैट टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्वायर एंड एलिमिनेट, यानी अदर फैसिलिटीज भी आएंगी दैट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू एक्वायर और एलिमिनेट, कि जिसमें हम कहेंगे कि हाँ जी इसने एक्वायर भी होना है और एलिमिनेट भी होना है, यानी एलिमिनेशंस भी आ सकती हैं। तो दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व व्हेन वी टॉक अबाउट रिसोर्स प्लानिंग, यानी रिसोर्स प्लानिंग में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि ये रिसोर्स प्लानिंग कैसे और किन बेसिस पे हमने ये करनी है, हाउ वी आर गोइंग टू सी देम एंड हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई देम। तो दैट इज नोन टू बी एज अ रिसोर्स प्लानिंग, क्या कहते हैं हम, रिसोर्स प्लानिंग।
एंड द प्रोडक्शन प्लान एंड रिसोर्स प्लान सेट्स द लिमिट एंड द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करता है वो रिसोर्स प्लानिंग, सेट्स द लिमिट्स एंड लेवल्स फॉर प्रोडक्शन, कि वो लिमिट्स भी डिफाइन करता है और लेवल्स भी फॉर प्रोडक्शन, कि लेवल्स क्या है, लिमिट्स क्या है, दोनों को आइडेंटिफाई करेगा और दोनों की हम लोगों को चीजें बताएगा कि हमने इस तरह से इन दोनों को इम्प्लीकेशन की तरफ लेके गए हैं और इस तरह से बहुत सारे इम्प्लाई हो रहे हैं। तो दैट द प्रोडक्शन प्लान एंड रिसोर्स प्लानिंग सेट्स द लिमिट एंड लेवल फॉर प्रोडक्शन, सेट्स द लिमिट एंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, की लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है और लिमिट्स क्या चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैं रिवाइज करना चाहता था। इज द प्रोसेस टू चेक द फिजिबिलिटी ऑफ द मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, प्रोवाइड्स वार्निंग फॉर एनी बॉटलनेक, एंश्योर्स यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क सेंटर एंड advise vendors of a capacity requirement and advise vendors of the capacity requirement. So rough cut capacity planning is something like that. It is the process to check the feasibility of the master production schedule and items, provide warning of any bottlenecks, ensure utilization of work center and advise vendors of the capacity requirement. क्या क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं वेंडर्स ऑफ द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट के वेंडर्स कौन कौन से हैं, क्या है और उनका क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो दैट मींस कि दीज आर नोन टू बी एज अ रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। क्या है ये हमारे पास रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग है। इस कैपेसिटी प्लानिंग में रफ कट हमारे पास कैसे और किन बेसिस पे आ रहे हैं। कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग CRP इज डायरेक्टली लिंक टू द मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। किससे लिंक करता है वो, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान के। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान क्या है, capacity CRP is the most detailed, complete and accurate of the capacity planning technique and is highly important in the immediate time period, यानी कि वो that is very important for the immediate time period, कि अपने पूरे time period में that is a very important thing and highly important for a immediate time period, कि वो complete होते हैं and that has its own importance, कि उनकी importance अपनी जगह exist कर रही होती है या उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे नजर आ रही होती है कि हाँ जी इतनी इंपॉर्टेंस है और इतनी इंपॉर्टेंस को ही हम आगे लेकर चलेंगे। इनपुट्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग के लिए इनपुट्स क्या हैं और उन इनपुट्स को हमने कैसे और किस तरह से इवैल्यूएट करना है। इनपुट्स नीडेड आर ओपन शॉप ऑर्डर्स फ्रॉम ओपन ऑर्डर फाइल। अब क्या चीज आ गई, पहले इनपुट्स में ओपन ऑर्डर फाइल आ गई जिसे हमने ओपन शॉप ऑर्डर देना है। प्लान ऑर्डर रिलीज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान बन जाता है, जैसे प्लान ऑर्डर रिलीज हो तो क्या बनता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। रूटिंग्स एंड टाइम स्टैंडर्ड्स फॉर द रूटिंग फाइल। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, रूटिंग्स एंड टाइम स्टैंडर्ड्स फ्रॉम रूटिंग फाइल्स, लीड टाइम्स एंड वर्क सेंटर कैपेसिटीज फ्रॉम वर्क सेंटर फाइल। तो दीज आर द डॉक्यूमेंटेशंस, दीज आर नोन टू बी एज अ इनपुट फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। क्या है ये हमारे लिए, इनपुट्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग। की कैपेसिटी प्लानिंग में क्या चीजें इन्वॉल्व हैं एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सी इट। तो यानी इसमें क्या चीजें आ गई, ओपन ऑर्डर फाइल आ गई, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान्स आ गए, रूटिंग फाइल्स आ गई एंड वर्क सेंटर फाइल आ गई। क्या आ गई हमारे पास, वर्क सेंटर फाइल आ गई, कि वर्क सेंटर फाइल किस तरह से और किन बेसिस पे डेवलप होती है और उनको डेवलप करके हम किस तरह से आगे लेकर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लान ऑर्डर रिलीज की। आर डिटरमिन्ड बाय कंप्यूटर्स। अब यहां देखो कंप्यूटर आ गया, MRP लॉजिक बेस्ड अपॉन द ग्रॉस रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर पार्ट यूज्ड टू हेल्प टू असेस द टोटल कैपेसिटी रिक्वायर्ड इन फ्यूचर टाइम पीरियड। ये भी बता रहा होता है कि फ्यूचर टाइम पीरियड में हमें कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है और कितनी कैपेसिटी हमें रिक्वायर हो सकती है। यानी प्लान ऑर्डर रिलीज आर डिटरमिन्ड बाय कंप्यूटर्स। MRP लॉजिक बेस्ड अपॉन द ग्रॉस रिक्वायरमेंट, किस पे बेस करता है, ग्रॉस रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट। किसके लिए, फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट, यूज्ड टू हेल्प assess the total capacity required in future time period। ये कितनी assess the capacity required in future time period, कितनी capacity में required है in future time period। future time period में हमें क्या capacity और कितनी capacity के हमें chances हैं या क्या capacity हमें required है when we talk about the future time period। उसके बाद आ रहा है जी रूटिंग फाइल्स, यानी कि क्या है, रूटिंग फाइल इज द पाथ दैट वर्क्स फॉलो फ्रॉम वर्क सेंटर टू वर्क सेंटर। यानी कि वो पाथ जो हमारे पास वर्क सेंटर टू वर्क सेंटर को लिंक अप करे। व्हेन इट इज कंप्लीटेड इट शुड कंटेन ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड। क्या कौन के ऑपरेशंस रहते हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस क्या रहा है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। वर्क सेंटर टू बी यूज्ड क्या रहा है, पॉसिबल alternate of work center, no that is not being possible,
tooling needed for each operation, that is of case, and standard time, setup time and time per piece that should be there. So these are known to be as a कैपेसिटी प्लानिंग. क्या कहते हैं इसे हम, ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज है, ये कैपेसिटी प्लानिंग है, जिसमें हम प्लान करते हैं कि हाउ द कैपेसिटीज वुड बी फुलफिल्ड एंड हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड. तो रूटिंग फाइल इज द पाथ दैट फॉलोज फ्रॉम वर्क सेंटर टू वर्क सेंटर एज इट इज कंप्लीटेड. और उसमें क्या चीजें आती हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड कि हमारे पास ये चीजें इन्वॉल्व हैं जो उसके अंदर एग्जिस्टेंस में नजर आएंगी. इनपुट्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग, क्या है चीज अगली, इनपुट्स फॉर कैपेसिटी प्लानिंग. कैपेसिटी प्लानिंग के लिए क्या क्या इनपुट्स दरकार हैं. वर्क सेंटर फाइल इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ मशीन्स वर्कर्स केपेबल ऑफ डूइंग सेम वर्क. इट कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: मूव टाइम, वेट टाइम, क्यू टाइम, लीड टाइम. लीड टाइम ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन. Move time is the time normally taken to move material from one workstation to another. यानी एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन में टाइम मटेरियल ले जाने का जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है दैट इज मूव टाइम. क्या कहा जाता है उसे, मूव टाइम. वेट टाइम इज द टाइम अ जॉब इज एट वर्क सेंटर आफ्टर कंप्लीशन एंड बीइंग मूव्ड. यानी क्या हो, वेट टाइम इज द टाइम अ जॉब इज एट वर्क. क्या होगा, वेट टाइम इज द टाइम at which the job is at work center after completion. यानी कि job works किस तरह करता है, and after completion and before moved and before being moved. यानी कि before being moved यानी कि move होने से पहले. Q time is the time of a job waits at work center. यानी Q time is the time the job waits at work center before get handled. यानी उस अपने काम से पहले ही वो वहां पे क्या होता है, सेंटर में इवेल्युएट हो रही थी या देखते हैं उसको Q टाइम में कितना रखा है, यानी कितने लंबे टाइम के लिए उसे Q में लगे रहे या Q में वो काम रहा है. लीड टाइम इज द सम ऑफ Q. लीड टाइम क्या है, सम ऑफ Q सेटअप, रन, वेट एंड मूव टाइम्स. यानी क्या है, लीड टाइम इज द सम ऑफ Q सेटअप, रन, वेट एंड मूव टाइम. यानी ये सारे वेट जब हम सबको कंबाइन करते हैं, ये सबको प्लस कर देते हैं, तो दैट इज नोन टू बी एज अ लीड टाइम. क्या कहते हैं उसे हम, ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज है, ये हमारा एक तरह से लीड टाइम है. और लीड टाइम को हम देखते हुए ही आगे चल रहे हैं कि दैट हाउ दिस लीड टाइम वुड वर्क और हाउ दे आर बीइंग आइडेंटिफाइड. Determining the capacity available. What is meant by capacity available? Again, Apex Dictionary, the capability of our system or resources to produce quantity of output in a particular time period. यानी कि capacity और system resources to produce a quantity of output in a particular time period. के particular time period में उनकी क्या output रही है, that is known to be as a capacity available या available capacity. क्या कहते हैं हम, available capacity. Determining the capacity available. How do we calculate the capacity? Capacity कैसे calculate होगा? To calculate available capacity, we need to know available time. कितना time चाहिए? Utilization time क्या है और efficiency time क्या है? यानी utilization time and efficiency time. यानी क्या रही है utilization और क्या इनकी efficiencies रही हैं? यानी what efficiencies does they possesses and क्या efficiencies इसमें नजर आ रही हैं? Available time depends on number of machines, the number of workers and the hours of operation. The number of hours a work center can be used. यानी कितने hours तक work center को हम use कर सकते हैं या work center को हम लोग use करके आगे ला सकते हैं. If work center has 3 equivalent machines, क्या हुआ, 3 बराबर की machines हैं, and works 8 hours a day for 5 days, what is the weekly available time? तो क्या करेंगे जी, हम लोग कहेंगे जी कि 5 days हैं, 8 hours हैं, तो 5 8 40, that is 40 times. यानी तो फिर हम लोग यहाँ पे और उसी के साथ कहेंगे जी 3 machines हैं, 40 into 3 that is 120. तो यहाँ भी ये किया हुआ 8, 5 and 3 machines. So that is 120. कितना आ रही है हमारे पास, that is of 120 की, ये हमारे पास 120 पे एग्जिस्टेंस आ रहा है. दैट इज नोन टू बी एज अ अवेलेबल टाइम. क्या कहते हैं इसे हम, ये हमारे पास एक तरह से क्या चीज है, दैट इज अवेलेबल टाइम. की ये हमारे पास दैट इज यू कैन से अ फार्मूला ऑफ अ अवेलेबल टाइम. Now the concept is utilization. Last time discuss किया था, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ because it has an importance with respect to the paper. Paper के हिसाब में इसकी importance है जो exist करती है. Utilization is the percentage of time that works. Utilization is the percentage of time that work center is actually active. यानी ये तब वर्क करता है जब सेंटर जो है that is active. Utilization hours actually worked, कितने hours हमने वर्क किए हैं, and available hours. आवर्स एक्चुअली वर्क के इतने कार्स हमने वर्क किए हैं, एंड डिवाइड बाय अवेलेबल आवर्स, किसको कर रहे हैं हम, अवेलेबल आवर्स के. अवेलेबल आवर्स हमारे कितने हैं, इनटू 100%. तो दैट मींस आवर्स एक्चुअली वर्कड और अवेलेबल आवर्स, तो जी हम कहेंगे यूटिलाइजेशन. तो दैट इज व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर इफ द सेंटर इज अवेलेबल फॉर 120 आवर्स
but produce goods for only 100 hours. So 100 divided by 120 into 100 equals to 83.3%. कितनी यूटिलाइजेशन है? 83.3% है कि 83.3% के हिसाब से हमें बता रहे हैं कि कितनी यूटिलाइजेशन या कितनी यूटिलाइजेशन हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि इसमें यूटिलाइजेशन आएंगी और इतनी यूटिलाइजेशन इसमें होंगी या इसमें नजर आएंगी. Now moving towards the efficiency की तरफ जा रहे हैं. A standard time is the time it would take यानी क्या standard time is the time it would take a qualified operating working at a normal pace to do a job using a prescribed method. And standard time is the time a professional or qualified professional take working at a normal pace to do a job using a prescribed method. कि किसको prescribe करें? Prescribe को करें on the basis of method कि method is prescribed. अब उससे आगे जा रहे हैं. Efficiency is the measure of a actual output compared. Efficiency is the measure as a percentage of actual output compared with the standard expected output. The standard hours of work क्या है? Hours actually worked. यानी standard hours of work divided by hours actually worked into 100%. So that means that is 120%. What is the efficiency if worker is used 100 hours and produces 120 hours? So what would be the difference in efficiency? Definitely 120% efficiency आ रही. कितनी आ रही है? 120% efficiency आ रही है. How they are being performed and how they are being evaluated कि हमने उसको किस basis पे evaluate किया हुआ था. A worker center produced 90 standard hours of work in 1 week. The owner available only the hours available are only 80 and 70 are actually worked. Calculate utilization. अब यूटिलाइजेशन क्या है जी? 70 डिवाइडेड बाय 80 into 100, तो दैट इज अगेन द 87.5 और 90 डिवाइडेड बाय 70 दैट इज अगेन 128.5%. कितना है ये? 128.5% की ये हमारे पास 128.5% के ऊपर एग्जिस्टेंस आ रही है. Now moving towards the rated capacity. कि rated capacity कैसे होती है, किस तरह से वर्क है? Rated capacity is the measure of output that can be expected for work center. यानी measure of the output that can be expected for a work center. कि ये हमारे पास है कि हमारे पास that is measure of output. Rated capacity equals to available time into a utilization into efficiency. क्या फार्मूला है? Available time into utilization into efficiency. The work center has 3 machines and is operating 8 hours a day. कितना करें? 8 hours a day for 5 days a week. Past utilization 75%, efficiency इतनी है और उसी के हिसाब से हमने क्या निकाली? अवेलेबल टाइम 120 hours पर वीक है और रेटेड कैपेसिटी कितनी है? 99 स्टैंडर्ड आवर्स. कितनी है हमारे पास? 99 स्टैंडर्ड आवर्स. दैट इज आर एफिशिएंसी. क्या कहलाएगी? ये हमारी एफिशिएंसी है जिसको हम लोग आगे फर्दर आगे लेकर जा रहे हैं कि हमारे पास क्या एफिशिएंसी और किन बेसिस पे एफिशिएंसीज हमारे पास जनरेट हो रही हैं. रेटेड कैपेसिटी प्रॉब्लम की बात करते हैं. द वर्क सेंटर कंसिस्ट ऑफ 6 मशीन्स दैट आर अवेलेबल 16 hours per day for 5 days a week. Utilization is 80% and efficiency is 120. What is the rated weekly capacity? तो अब अगर हम लोग कहेंगे रेटेड वीकली कैपेसिटी निकालनी तो हम कहेंगे जी अवेलेबल टाइम कितना है जी? 6 16 into 5 यानी इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो अवेलेबल टाइम आ गया और दैट इज 480 hours. और रेटेड कैपेसिटी क्या है? 480.80 into 1.2 तो ये हमारे पास आ गया दैट इज 460 स्टैंडर्ड आवर्स. क्या आ गया हमारे पास? 460 इज आर स्टैंडर्ड आवर्स की हमारे पास एक तरह से स्टैंडर्ड आवर्स आ गए कि हमारे पास इतने स्टैंडर्ड आवर्स होने चाहिए. तो दैट इज हाउ द रेटेड कैपेसिटी प्रॉब्लम इज बीइंग इवैल्यूएटेड. इस तरह से उसकी इवैल्यूएशंस को हम लोग लेके आते हैं. दैट इज नोन टू बी एज अ रेटेड कैपेसिटी. क्या कहते हैं उसे हम? रेटेड कैपेसिटी. Demonstrated measured capacity. क्या हुआ? Demonstrated या measured capacity. Demonstrated capacity is proven capacity calculated from the actual performance data. यानी क्या हुआ? Demonstrated capacity is proven capacity calculated from actual performance data. किससे कैलकुलेट किया? Actual performance data. The result is average capacity. क्या होती है? The result क्या है यहाँ पे? Average capacity. क्या है? Average capacity. Over the period 4 weeks, a work center produced 110, 40, 130 standard hours of work. What is the demonstrated capacity? So that is 1, 2, 3, 4, 120, 125 standard hours. is being used for the demonstrated capacity. क्या कहेंगे उसे हम? Demonstrated capacity. की ये हमारे पास demonstrated capacity है.
तो हाउ, यहां पे हम जब देख लेंगे डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी तो मूव फर्दर रिक्वायर्ड कैपेसिटी। अगली चीज जो आती है हमारे पास वो क्या आती है, दैट इज रिक्वायर्ड कैपेसिटी। के रिक्वायर्ड कैपेसिटी हमारे पास कितनी है और कैसे वर्कआउट करती है, हाउ इट वर्क्स आउट एंड हाउ इट वर्क्स। द डिटर्मिनिंग द रिक्वायर्ड कैपेसिटी is a two-step process. Determine the time needed for each order at each work center. कि पहले कितना time needed for each order for at each work center के कितना time लगाएंगे for delivery from one point to another. Sum up the quantity required for individual orders to obtain a load. क्या कर सकते हैं, to obtain a load. तो ये that is the sum up the capacity required for individual orders to obtain a load, यानी कि ताकि that is you can obtain a load from their case. So that is known to be as a required capacity. क्या है हमारे लिए required capacity. Time needed for each other, क्या चीज आ रही है, time needed for each other. The sum of the startup and run time, that is known to be as of time needed for each other. The work center is to process 150 units of the gear shaft SG, and the work order is 333. The setup time is 1.5 hours and the run time is 0.2 hours. What is the standard time needed to run the orders? यानी कि that what is the standard time that is required for the running of the business? Standard time, setup time plus run time. क्या आ गया, setup time plus run time equals to 31.5 equals to 31.5 के 31.5 इसमें कैसे और किस तरह से आ रहा है, तो दैट इज नोन टू बी एज अ टोटल स्टैंडर्ड टाइम। क्या है हमारे लिए, टोटल स्टैंडर्ड टाइम। के स्टैंडर्ड टाइम को हमने कैसे और किन बेसिस पे मेजर करना है। शेड्यूलिंग ऑर्डर्स, अब क्या चीज आ रही है अगली चीज, स्केड्यूलिंग ऑफ ऑर्डर। कैलकुलेट द ऑपरेशंस टाइम रिक्वायर्ड एट ईच वर्क सेंटर। ऑपरेशन टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्क, ऑपरेशन टाइम इक्वल्स टू सेटअप टाइम प्लस रन टाइम पर पीस इनटू नंबर ऑफ पीसेस। ऑपरेशन टाइम क्या होगा, सेटअप टाइम प्लस रन टाइम पर पीस इनटू नंबर ऑफ पीसेस। क्या नंबर ऑफ पीसेस कितने और उसी हिसाब से हमने सेटअप करना है। कैलकुलेट लीड टाइम, क्या कैलकुलेट करना है, लीड टाइम। लीड टाइम इक्वल्स टू ऑपरेशन टाइम प्लस क्यू टाइम प्लस वेट टाइम प्लस मूव टाइम। तो इन सबको जब प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज लीड टाइम। क्यों, हमारे पास एक तरह से लीड टाइम ही बन जाता है और लीड टाइम ही को हम लोग इवेल्युएट कर रहे होते हैं। scheduling orders, back scheduling is to start with the due date and using the lead times. क्या है, back scheduling is to start with the due dates and using the lead times to work back to find the start date for each operation. यानी that is the start of the date. So that is the back scheduling is the start with the due date and using lead time. यानी कि जैसी start of the due date से आप start करें यानी evaluate करना और देखेंगे लीड टाइम कितना है, टू वर्क बैक टू फाइंड द स्टार्ट डेट फॉर ईच ऑपरेशन। टू वर्क बैक टू फाइंड द स्टार्ट डेट फॉर ईच ऑपरेशन, यानी कि स्टार्ट डेट क्या है फॉर ईच ऑपरेशन, दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं। रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, चेंज कैपेसिटी ओवर टाइम और अंडर टाइम, हायरिंग और ले ऑफ, यानी कि हर चीज का क्या है, कैपेसिटी चेंज करनी है तो जो ओवर टाइम लगवाना है या नहीं लगवाना, हायर करना है या पुरानों को निकालना है। शिफ्ट वर्कफोर्स, क्या कर रहे हैं हम, शिफ्ट कर रहे हैं वर्कफोर्स को। अल्टरनेट रूटिंग्स आ गई हैं एंड देन सब कॉन्ट्रैक्ट, यानी अल्टरनेट रूटिंग्स भी एग्जिस्ट कर रही हैं और साथ ही हमारे पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्ट। अल्टर लोड्स, अल्टर लॉट साइज और रीस्केड्यूल, अल्टर लॉट साइज और रीस्केड्यूल, यानी कि लॉट साइज भी हो सकते हैं और रीस्केड्यूलिंग भी इसमें हो सकती है। तो दैट इज अल्टर लॉट साइज एंड रीस्केड्यूल, कि जो हमारे पास रीस्केड्यूलिंग लोग लेकर आते हैं। Design and effective capacity. Design capacity is the maximum theoretical output of the system, normally expressed as the rate. किस तरह express किया जाता है, that is at the rate, कि जिस तरह से हमारे पास rates आते हैं हमने उसी के हिसाब से उसे हम लोग estimate कर रहे होते थे। Effective capacity is the capacity a firm expect to achieve given current operating constraint, यानी given current operating constraint जितने भी हैं उसके हिसाब से जो capacity आ रही है, that is known to be as a capacity of that effective capacity, often lower than design capacity. कई दफा वो that is lower than the design capacity, कि वो design capacity से lower होते हैं या उसमें कम होते हैं। The next thing is the utilization and efficiency. पहले भी डिस्कस किया था, आगे भी डिस्कस करते हैं।
यूटिलाइजेशन इज द परसेंट ऑफ डिजाइन कैपेसिटी अचीव, यानी कि विद द परसेंटेज ऑफ डिजाइन कैपेसिटी अचीव्ड, यूटिलाइजेशन इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय डिमांड कैपेसिटी। क्या कहलाएगा? एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिजाइन कैपेसिटी। के डिजाइन कैपेसिटी क्या है और एक्चुअल आउटपुट क्या है हमारे पास। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास किन किन चीजों को सामने रखते हुए हमने डिजाइन करना है कैपेसिटी को और कैपेसिटी को इवैल्यूएट करना है। Efficiency is the percent of effective capacity achieved. Percent of effective capacity achieved. Efficiency is the percent of effective capacity achieved. Efficiency equals to actual output divided by effective capacity. Efficiency क्या होगा? Actual output divided by effective capacity. यानी जो भी actual output है उसे हमने divide कर दिया है effective capacity से। किससे कर दिए? Effective capacity से। अब देखते हैं एक बेकरी एग्जांपल। एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक 148,000 रोल्स, इफेक्टिव कैपेसिटी 175 है, डिजाइन 1200 एंड द बेकरी ऑपरेट 7 days पर वीक 3 to 8 hours अ शिफ्ट। डिजाइन कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? दैट इज अगेन डिजाइन कैपेसिटी में जाएंगे तो देखिए पर आर पे आ रहा है और डायमेंशंस दी हुई है, दैट इज 7, 3 and 8, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 7, 3 and 8 into 1200, दैट इज 201,600 रोल्स। कितने हुए? 201,600 रोल्स हो गए, जिसके ऊपर हमने कहा जी दैट इज नोन टू बी एज योर डिजाइन कैपेसिटी। क्या है ये? आपकी डिजाइन कैपेसिटी है, यानी आपने इसी की बेस पे ही डिजाइन कर रहे हैं या इसी की बेस पे आप चीजों को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब देखें यहां पे क्या हुआ, यूटिलाइजेशन कैसे हुई? एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी हुई है। अब ये देखें एक्चुअल प्रोडक्शन इतनी हुई है और आपने डिजाइन कैपेसिटी जो है वो यहां डाल दी, तो यू गॉट टू हैव अ कंप्लीट आइडिया। सो दैट इज नोन टू बी एज अ यूटिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे हम? कि ये एक तरह से यूटिलाइजेशन है, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ अ सिस्टम है। एक्चुअल प्रोडक्शन अगेन लास्ट वीक आ गए, तो यहाँ पे हमने कहा जी अब यहाँ पे पहले वाले में हमारे पास क्या था? दैट इज अगेन उसमें ये चीजें थी और हमने इवैल्यूएट कर दिया था। अब इसके बाद क्या हो रहा है गौर से देखें तो एफिशिएंसी 73.4 आ गई, वही 148,000 यहाँ के कैलकुलेट हुआ एंड दैट इज अगेन कंप्लीट 100%, दैट इज ऑफ कंप्लीट योर एफिशिएंसी। क्या है ये हमारे पास? कंप्लीट एफिशिएंसी कि हमने उसे किस तरह से और कैसे और किन बेसिस पे एफिशिएंसीज शो करनी है, दैट हाउ द एफिशिएंसीज आर बीइंग आइडेंटिफाइड एंड हाउ दे आर बीइंग इवैल्यूएटेड, कि हमने इनकी एफिशिएंसी को कैसे कंट्रोल करना है। एक्चुअल प्रोडक्शन लास्ट वीक 148,000 रोल्स है, इफेक्टिव कैपेसिटी 175,000 रोल्स है, डिजाइन कैपेसिटी 1200, बेकरी ऑपरेट 7 days पर वीक 3 to 8 hours एंड एफिशिएंसी 84 एंड लाइन। एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकलती है? इफेक्टिव कैपेसिटी इनटू एफिशिएंसी, इफेक्टिव कैपेसिटी इनटू एफिशिएंसी के जो भी इफेक्टिव कैपेसिटी है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं एफिशिएंसी को, तो वो हमारे सामने नजर आ जाती है। तो 175,000 इनटू 0.75, तो हमने कहा जी 131,000 का हमारे पास क्या चीज आ रही है इसके अंदर? क्या चीज आ रही है इसके अंदर? दैट इज ऑफ 175 इफेक्टिव कैपेसिटी, 0.75 इज द यू कैन से कि यहाँ पे ये हमारे पास आ रही है, दैट इज नोन टू बी एज अ एफिशिएंसी। क्या चीज आ रही है हमारे पास? एफिशिएंसी, दैट इज ऑफ 131,250 रोल्स। कितने आ गए? 131,250 रोल्स के हमारे पास इतने रोल्स हैं एंड दैट आर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट। इकोनॉमीज ऑफ और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहलाता है और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या कहलाता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है कि जब अभी प्रोडक्शन आप अपने मैक्सिमम 100% कैपेसिटी पे रन कर रहे हो, दैट इज नोन टू बी द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर दोज दैट आर नॉट सर्विंग ऑन देयर 100%, दे आर कमिंग विद मे टू सम ऑफ देम और नॉट। लेकिन डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट करती है कि डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल यूज हो रही है। तो एवरेज यूनिट कॉस्ट जो डॉलर पर यूनिट, एवरेज यूनिट कॉस्ट है डॉलर पर यूनिट पर नाइट, यानी क्या है? डॉलर पर यूनिट पर नाइट। अब रूम रोड साइड मॉडल ये रहा, 50 रूम रोड साइड मॉडल एंड 75 रूम रोड साइड मॉडल, यानी हर एक की इकोनॉमीज ऑफ स्केल वेरी कर रही है। क्या कर रही है आपके पास? इकोनॉमीज ऑफ स्केल वेरी कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं, और जिस तरह से डिफरेंट कर रहे हैं वो वहां पे क्लियर कट नजर आ रहा है। मैनेजिंग डिमांड, अब किसी तरफ आ रहे हैं मैनेजिंग डिमांड। डिमांड एक्सीड्स कैपेसिटी, तो तब क्या करेंगे? व्हेन डिमांड एक्सीड्स द कैपेसिटी, कर्टेल डिमांड बाय रेजिंग प्राइसेस, शेड्यूलिंग लॉन्गर लीड टाइम। कर्टेल डिमांड फॉर रेजिंग प्राइसेस, डिमांड को कर्टेल करें ताकि हमारे पास प्राइसेस रेज हो। स्केड्यूलिंग लॉन्गर लीड टाइम, यानी स्केड्यूलिंग भी करें, लॉन्गर लीड टाइम भी करें। तो
दैट इज द केस कि हम कहेंगे कि दैट इज द डिमांड एक्सीड्स द कैपेसिटी, तो उसमें या तो डिमांड को कम करें या अपनी स्केजुलिंग या लॉन्गर लीड टाइम्स लेके जाएं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज टू इंक्रीज द कैपेसिटी, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, दैट इज टूवर्ड्स द इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी। किसकी तरफ जा रहा है वो, टूवर्ड्स द इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी। के हमने कहा है कि जी इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी इस तरह ही होगा और इसी तरह ही हमारे पास वैल्यूएशंस आएंगी। So that means कि capacity if capacity exceeds the demand, तो उसमें क्या करेंगे, stimulate the product की अवेयरनेस बढ़ाएंगे। क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट की अवेयरनेस बनाएंगे और साथ ही जो खर्चा है प्रोडक्ट चेंजेस का वो भी हम लोग साथ साथ ही इसमें रिड्यूस कर रहे हैं। एडजस्टिंग टू सीजनल डिमांड, किसमें एडजस्ट कर रहे हैं, टूवर्ड्स द सीजनल डिमांड। प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद कंटेम्परेरी डांस पैटर्न, यानी यू कैन से, तो दैट इज एडजस्ट टू सीजनल डिमांड एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स विद प्रोड्यूस प्रोडक्ट विद कंप्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न। किसके साथ करेंगे, कंप्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न। कंप्लीमेंट्री डिमांड पैटर्न क्या होता है और किस तरह से वो वर्क कर रहे थे, दैट हाउ डज इट वर्क एंड हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड। The next thing that is a very important one is the break-even analysis, technique for evaluating process and equipment alternative. That is the technique for evaluating different equipments and alternatives. यानी कि कोई भी equipments हो सकते हैं और alternative कोई भी हो सकते हैं। Objective is to find the point in dollar, यानी objective क्या है, is to find the point in dollars and units at which cost equals revenue। क्या होगा यहाँ पे, कॉस्ट किसकी इक्वल होगा, दैट इज कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, कि हमारे पास कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू है। तो ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द पॉइंट इन डॉलर्स एंड यूनिट्स एट विच कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। क्या कर देंगे, कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू। रिक्वायर्स एस्टिमेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू। क्या होगा, एस्टिमेट करनी है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी इन तीनों चीजों को हमने फिक्स करना है या फिक्सेशन की तरफ लेकर जाना है। अब आ जाए हम लोग कह रहे हैं किसकी तरफ आ रहे हैं, दैट इज टूवर्ड्स ब्रेक इवन एनालिसिस। फिक्स्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट कंटिन्यूज इवन इफ नो यूनिट इज प्रोड्यूस, यानी फिक्स्ड कॉस्ट तब भी पड़ती रहेगी जब कोई यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, लाइक डेप्रिसिएशन, टैक्सेस, डेट, मॉर्गेज पेमेंट्स व्हाटसोएवर, दीज आर नोन टू बी एज अ पार्ट ऑफ योर that would be a part of your overall statement. Then taxes भी होते हैं, debt भी होते हैं, mortgage payments भी हैं। Variable costs are the costs that may vary with the volume of unit produced, यानी वो that variable costs are the costs that may varies with the volume of a unit produced, यानी कि वो volume of a unit produced के हिसाब से ही आगे चल रहे होते हैं। लेबर मटेरियल पोर्शन ऑफ लाइबिलिटी, दैट इज द केस, ऊपर ले आए हूं। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलर प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेलर प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, के वेरिएबल कॉस्ट क्या है और उनकी प्राइसेस क्या और किन बेसिस पे आ रही हैं। नाउ द मूविंग टुवर्ड्स द assumptions, कुछ ब्रेक इवन से रिलेटेड कुछ assumptions भी हैं कि हाउ दे डज इट वर्क एंड हाउ दे आर बीइंग परफॉर्म्ड। तो assumptions को अगर देखते जाएं तो यहाँ पे अब मैं कहता हूँ assumptions के कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर लीनियर फंक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर लीनियर फंक्शंस, जबकि ऐसा होता नहीं है बिकॉज दे ऑल आर इन द साइक्लिकल ट्रेंड। अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा और अगर कॉस्ट की बात करें तो वो कुछ ऐसी होगी। तो दैट मीन्स दे आर नॉट बीइंग लीनियर, यानी वो लीनियर नहीं है। We actually know these costs very different from the accomplished. So that means that is there is no time and money and very difficult to accomplish, कि उसे accomplish करना मुश्किल हो गया था या मुश्किल की तरफ जा रहा था। ब्रेक इवन एनालिसिस, अब यहाँ क्या है, कॉस्ट इन डॉलर्स है। अब यहाँ पे स्टार्ट में देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट की स्टार्ट में ही लाइन डल गई। क्या डल गई, फिक्स्ड कॉस्ट की स्टार्ट में ही लाइन डल गई है, जिसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट को देखना है कि हमारे पास किस तरह से वैल्यूएट होगी, किस तरह से आगे हमारे पास फर्दर लेकर चलेंगे या आइडेंटिफाई करेगी। यू कैन इजिली सी दैट। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट लाइन आ गई है एंड दिस इज टोटल रेवेन्यू। और नॉर्मल केस में याद रखना ये इस तरह नहीं होते, ये हमेशा साइक्लिकल फॉर्म में होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं, टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू। ये ब्रेक इवन जो है वो इनको कंसिडर क्या करता है, दैट दे आर लीनियर। अब यहाँ क्या देखें जी, ब्रेक इवन से पहले लॉस कॉरिडोर था, उसके बाद जो था प्रॉफिट कॉरिडोर है। क्या है हमारे पास, प्रॉफिट कॉरिडोर। के प्रॉफिट कॉरिडोर हमारे पास कितना आ रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। क्या है वो, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। नाउ द ब्रेक इवन एनालिसिस के कुछ टर्म्स देखते हैं। BAP, break even analysis at in units P, break even analysis in unit dollar, break even analysis in यानी कि in dollars, and P equals to price per unit after all discounts. X, that is number of units produced,
TR total revenue equals to PF, F fixed cost, V variable cost per unit and TC total cost equals to F plus WX. क्या हो जाएगा वो? F plus WX. Break even point occurs when TR equals to TC and P equals to F plus VX. यानी क्या होगा? P equals to F plus VX. जो भी हमारे पास F है और उसके साथ उसे मैनेज कर लेगा या आइडेंटिफाई करेगा कि that how they are being identified and they are being evaluated. और ये हमारे पास है ब्रेक इवन मेथड का बेसिक फार्मूला. क्या है ये हमारे पास? बेसिक फार्मूला है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कि इसमें चेक करेगा क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं. हाँ, तो दैट इज नोन टू बी द प्रॉफिट. दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. दैट इज पी एक्स माइनस एफ प्लस वी एक्स. दैट इज पी एक्स माइनस एफ माइनस वी एक्स. दैट इज पी माइनस वी पावर एक्स इंटू एक्स माइनस एफ. ब्रेक इवन एनालिसिस. फिक्स कॉस्ट 100,000 थी, लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी. डायरेक्ट लेबर 1.5 आ रही है, मटेरियल 0.75 आ रही है, सेलिंग इतनी आ रही है. तो इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाय 1 माइनस वी ओवर पी. तो एफ 10,000 है और 1 माइनस वी क्या है हमारे पास? दैट इज अगेन 0.4375 इक्वल्स टू 22,857. कितना आना चाहिए? 22,857 के 857 में कितने हमारे पास आ रही हैं वैल्यूएशंस? तो ये हमारे पास आ रही हैं जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में है, जिसमें हमने देखना है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. क्या देखना है हमने इसमें? कि ब्रेक इवन पॉइंट इसमें क्या है और वो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें कैसे आगे लेकर जा रहा है. ब्रेक इवन पॉइंट अब वो था हमारे पास डॉलर में, ये भी हमारे पास डॉलर में. वी आर गोइंग टू सी कि हमने इसको देखना है कि हमने किस तरह से इनको मैनेज करना है. दैट इज पी माइनस वी एफ डिवाइड बाय पी माइनस वी. यानी ये हमारे पास आ रही है. दैट इज ऑफ ओवरऑल यू कैन से कि ब्रेक इवन पॉइंट जो हमारे पास एग्जिस्टेंस में नजर आ रहा है. अब उसके बाद देखें तो यहाँ पे अब क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट की अगेन उसने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. तो दैट इज द केस जब हम बात करेंगे यार यहाँ पे अब यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे क्या आ गया? ये वाला सिचुएशन जो है वो सारा का सारा क्या है? लॉस कॉरिडोर. और ये सारा सिचुएशन क्या है? इसके अंदर प्रॉफिट कॉरिडोर है. क्या है ये इसके लिए? प्रॉफिट कॉरिडोर. के प्रॉफिट कॉरिडोर में हमने कैसे और किस तरह से लेकर आगे चलना है. तो ब्रेक इवन पॉइंट है एंड ब्रेक इवन पॉइंट से अगर फर्दर आगे जाएं तो यू स्टार्ट मेकिंग अ रेवेन्यू, और अगर डाउन जाएंगे तो दैट यू आर मेकिंग द लॉसेस. के लॉसेस जनरेट हो रहे हैं. मल्टी प्रोडक्ट केस. अब मल्टी प्रोडक्ट केस में क्या होता है? यहाँ पे समेशन कर रहे होते हैं हर तरह की. यहाँ पे हर एक सब्जी का ये बन जाता है और जैसे जैसे हम कर रहे हैं दैट मीन्स कि ये हमारे पास इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर आ रहा है. अब देखना यहाँ पे ये क्या हुआ है? यहाँ पे दैट इज अब यहाँ पे 1 माइनस वीपी किया और उसके बाद एफ से डिवाइड किया तो परसेंटेज ऑफ सेल. दैट इज द केस. दैट इज द केस. अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे वीआईपी आ गया, एनुअल आ गया, वेटेड कंट्रीब्यूशन आ, परसेंटेज ऑफ सेल्स आ गया. किसमें आ गया जी? परसेंटेज ऑफ सेल्स. यानी कि सेल्स में परसेंटेज क्या है और कैसे हमने एवेल्युएट करना है और हाउ वी आर गोइंग टू सी देम, कि हमने उन्हें किस तरह से और किन बेसिस पे सीना है. अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ? 1 माइनस वी और पी वी नॉट. अब उसने जब यहाँ रखा है तो उसके बाद डेली सेल्स रेट उसका कितना है? 215. कितना आया उसका? 215 आया. कितना? 215 एग्जिस्ट कर रहा है. और 446 इंटू 250 डिवाइड 295 दैट इज 32.6 इंटू 33. 32.6 इंटू 33. अब यहां देखें डिसीजन ट्री एंड कैपेसिटी डिसीजंस के. डिसीजन ट्री कैसे लगता है और कैपेसिटी डिसीजंस कैसे आ रहे होते हैं. लार्ज प्लांट, मीडियम प्लांट, स्मॉल प्लांट, डू नॉट नथिंग. लार्ज प्लांट मोस्ट फेवरेबल, मार्केट फेवरेबल, मार्केट अनफेवरेबल. मार्केट फेवरेबल ओरिएंट यानी कि ओरिएंट के भी अवेलेबल हैं. तो दैट इज अगेन मेजर फेवरेबल एंड मार्केट फेवरेबल एंड मार्केट अनफेवरेबल. यानी मार्केट फेवरेबल नहीं है और मार्केट अनफेवरेबल भी एग्जिस्टेंस में नहीं आ रही. लार्ज प्लांट्स. अब अगली चीज क्या चीज आ रही है हमारे पास? दैट इज टुवर्ड्स द लार्ज प्लांट्स. ईएमयू क्या है जी? 8.4, 1,06,90,000 एंड दैट इज द लार्ज प्लांट. यानी यू कैन से दैट दिस इज द लार्ज प्लांट और ये लार्ज प्लांट के अंदर इन्वॉल्व है. नाउ स्ट्रेटेजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट. अगली चीज जो हमारे पास आ रही है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट. क्या चीज है वो? स्ट्रेटेजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट. ऑपरेशंस में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI,
Analyzing capacity alternative should include capital investment, variable cost, cash flow and net present value. यानी additional जो होंगी उसको आप that is the part of this one, क्योंकि वहाँ पे that is the case और that is the case and उसी के हिसाब से चल रहे हैं. Analyze capacity alternative should include capital requirement, investments, variable and cash flows to each cash flows and the net present value. क्या चीजें यहाँ पे cash flows and the net present value. अब आ रहे हैं जी हम लोग कह towards the net present value. 1 minus 1 equals to FP is equal to F divided by 1 plus I की power n. Future value, present value, I interest rate and number of year. यानी future value, present value, interest rate, number of years के number of years कितने हैं. While this work fine, it is cumbersome for some largest value of n. यानी दिस इज अ फाइन स्लॉट, लेकिन कुछ ऐसे एमबी लोग हैं जो फाइनेंस स्लॉट में बैठ रहे होते हैं और वो स्लॉट्स उस क्लास को नहीं ले पाएंगे. सो फर्स्ट कंसल्ट के आपके पास जो क्लासेस बैठी हैं उनके हिसाब में क्या कह रहे हैं. आई एम ओके विद इट. ठीक है, तो दैट इज के you can say that these are the items that are required कि ये हमारे पास कैसे. तो net present value आ गई. While this work fine, it cumbersome for the largest value के largest value में आएंगे और इसी को हमने identify करना है कि what understanding that the children has about these items. NPV using factor. अब factor से भी होता है NPV calculate. क्या होता है हमारे पास NPV जो है वो factor से भी calculate होता है. P equals to F divided by 1 plus I की power n equals to Fx. X is equal to a factor from table S7.1 defined as 1 over 1 plus I की power n. 1 over 1 plus I की power n and the future value equals F equals to future value. क्या है यहाँ पे F equals to future values. अब ये देखें ये हमारे पास टेबल है. वो कह रहे जी हमारे पास ईयर्स यहाँ पे रख दिए थे हमने, परसेंटेज यहाँ रख दी थी, साल खुद डिसाइड किया. मैं कहता हूँ सपोज 2 साल पे, 2 साल पे अगर देखूंगा तो यहाँ से यूं जा रहा हूँ और यहाँ से यूं आ रहा हूँ, तो विच इज द प्रोमिनेंट वन. दिस वन ना. ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास एक तरह से प्रोमिनेंट हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, हमारे पास एक तरह से प्रोमिनेंट फॉर्म में आ जाएगा, प्रोमिनेंट नजर आ रहा होगा. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी की, एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है और किस तरह से ये वर्क करती है. एन्युटी इज एन इन्वेस्टमेंट विच जनरेट्स यूनिफॉर्म इक्वल पेमेंट्स. यानी एन्युटी वो सिस्टम है विच जनरेट्स यूनिफॉर्म पेमेंट. जैसे बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स की क्या है, यूनिफॉर्म पेमेंट है. क्या है, यूनिफॉर्म पेमेंट है. S इज इक्वल टू आर एक्स, एक्स फैक्टर फ्रॉम टेबल 5.2 SR के और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ यूनिफॉर्म एनुअल कैश फ्लो रिसीट. यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज ऑफ अ यूनिफॉर्म एनुअल रिसीट. के एनुअल रिसीट कितनी यूनिफॉर्म की एंड दैट इज आइडेंटिफाइड. R is the receipt that are received every year of life of an investment. Receipts are the amount received every year during the life of the investment. कि जब तक life of a investment है तब तक ये चीज चलती रहेगी या ये चीज identify होती रहेगी कि how they are being evaluated and how they are being identified. अब देखें प्रेजेंट वैल्यू का भी टेबल है. अगेन यू कैन सी दैट ये क्या होगा, दैट इज द 6% रेट एट द ईयर 2 एंड विद 6% कूपन रेट. क्या है हमारे पास, विद 6% कूपन रेट. अब क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 7,000 इन रिसीट पर फॉर 5 years इंटरेस्ट रेट 6% फ्रॉम टेबल 17.2. यू कैन से दैट कि यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि दैट S इक्वल टू आर एक्स, तो S इक्वल टू $7,000 इंटू 4.212, तो दैट 29,484. दैट इज नोन टू बी एज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी. क्या कहते हैं इसे हम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग लेकर आगे जा रहे हैं. अब प्रेजेंट वैल्यू विद डिफरेंट फ्यूचर रिसीट्स. अब क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यूज हैं बट देयर इज अ डिफरेंट फ्यूचर रिसीट. इन्वेस्टमेंट ए, दीज आर द इन्वेस्टमेंट ए कैश फ्लो, और नीचे आया तो दैट इज इन्वेस्टमेंट बी, दैट इज द इन्वेस्टमेंट ए एंड इन्वेस्टमेंट बी. तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू विद डिफरेंट फ्यूचर रिसीट्स, कि जब इनके फ्यूचर्स डिफरेंट हैं तो ये सारी बातें इन लोगों को यहाँ पे यू कैन से दैट कि दैट इट इज बीइंग एवेल्युएटेड कंकरेंटली. यानी इनको हमने एवेल्युएट कब करना है, कंकरेंटली एवेल्युएट करना है कि जितना उनको एवेल्युएट होना चाहिए या हो चुके हों. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमने इनको चीजों को आइडेंटिफाई करना है. अब यहां देखें प्रेजेंट वैल्यू विद डिफरेंट टाइप फ्यूचर रिसीट्स आ रही है.
इन्वेस्टमेंट एज प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट बीज प्रेजेंट वैल्यू। अब दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकली हुई है, एक की 28,470 निकली है, एक की 29,880 निकली है, माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25,000 26,000, तो यहां पे हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज ऑफ 3,470 एंड 3,808। क्या है, 3,840 एंड 3,808 के 808 पे हमारे इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ देयर आर सर्टेन कैपेसिटी प्लानिंग इश्यूज, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे, कौन कौन से कैपेसिटी प्लानिंग इश्यूज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं और जिनको हमें देखना चाहिए कि दीज कैपेसिटी प्लानिंग इश्यूज हैज एन इश्यूज। टू डिटरमिन द कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू अचीव एमपीएस रिलेटिव टू द कैपेसिटी इश्यूज, टू मेक नेसेसरी कैपेसिटी एडजस्टमेंट बिफोर चीटिंग क्राइटेरिया, to determine an appropriate level of safety capacity, यानी एक appropriate level of safety capacity रखनी चाहिए जो हर इंसान के पास होती है। To determine the required level of details and the critical machines and work center, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे, to determine the appropriate level of safety capacity, to determine the required detail, क्या कर रहा है वो, required detail, level of details and the critical machines and work center, यानी critical machines भी हैं and work center भी, to use an appropriate technique given by trade off between accuracy and computational effort, यानी accuracy और computational effort से जो हमारे पास differences थे, that is being technique उससे use की जा सकती है उन चीजों को use करते हुए। Finite capacity planning example, a single square company summarize the capacity requirement for 3 of its key resources for each of its 3 product line. A typical report is the typical report is shown in the next slide। कि आप typical report देखें तो क्या आएगा, ये that is the typical report, किसे हम कहते हैं, that is the typical report जो normally exist कर रही होती है, जो normally identify हो रही होती है। तो finite report की बात करें तो ड्रिलिंग मशीन्स के मशीन नंबर, शिफ्ट्स हैं ऊपर लिखी हुई, शिफ्ट्स आ रही हैं, तो that is the case that is the requirement of the items, ठीक है। तो that filter 12 में देखें तो यहाँ पे भी अगेन वही हुआ है कि यहाँ पे हमें 0 था, that is not equal to the number of lines equals to the number of rows। Driver, that is 20 20 28 26 देखें 2 2 28 36 51 and 116, that is the part of you can say that dryer, यानी कि finite capacity planning examples किससे, finite capacity planning। what action would you recommend this? Assume that the machine type is equivalent in terms of capacity। अब वो कहता है कि ये जो ऊपर वाली सेटिंग है क्या ये ठीक है, और अगर नहीं है तो क्या रिकमेंडेशंस आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रिकमेंडेशंस आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं। What other observations would you have for management based on preceding paper, यानी कि और भी क्या नाम है आपके पास डेटाबेस होगा जो जिसके थ्रू आप लोगों ने ये पेपर लिखा है, तो that database is also being required by me। So that is the case that is known to be the finite risk capacity planning example। क्या है ये, finite capacity planning example। अब finite capacity planning example में अब देखें यहाँ पे भी अब क्या है, शिफ्ट लगी हुई है, क्या लगी हुई है, शिफ्ट है, यहाँ भी शिफ्ट है, टोटल में 10 है। अब यहाँ 59 है, क्या है यहाँ पे 59 है, और 59 का मतलब ये कि 1.77 पे मैंने वहां पे होना है, कितना होना है, 1.77 पे मैंने वहां पर होना है। that would be guidance for me, or that would induce your overall keenness towards this subject। so that is number of this one and number of identified। अब यहाँ पे देखें तो कैसे निकला हुआ है, गौर से देखें तो 59 टोटल है, तो अगर मैं कहूंगा कि 3 divided by 59, तो that doesn't mean कि there is something to see that, यानी कि यहाँ पे आप देखें फिल्टर 2 and 3 में देखें तो यहाँ पे 16 15 4.5 है, ड्रायर में 10 है, 13.98 एग्जिस्ट कर रहा है। फिनिट कैपेसिटी प्लानिंग, there is enough capacity now on drilling and filter to correct the imbalance of drill, it is necessary to move some of the loads from drill 2 to drill 1। in these cases dryer is necessary to increase capacity, adding shift will provide enough for current load, यानी कि शिफ्ट करना है तो उसे करंट लोड से डिफरेंट होना चाहिए। Why is so much capacity for the filter? There can be a brought back to one shift and are okay। Secondly, if there is any upward trend in the loads for the dryer, it behoves management to begin to worry about what they can get additional ड्रायर कैपेसिटी की, एडिशनल ड्रायर कैपेसिटी में हम किधर जा रहे हैं। तो दीज आर द नोन टू बी द कैपेसिटी बिल्स रिपोर्ट, इसे कहते हैं हम कैपेसिटी की बिल रिपोर्ट है, जिस तरह की वो नॉर्मली रखी जा रही होती है इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। कहाँ रखी जाती है, इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
अब यहाँ पे क्या है जी, ट्विन डिस्क कैपेसिटी बिल एग्जांपल है, ट्विन डिस्क कैपेसिटी बिल एग्जांपल. सपोज इन ट्विन डिस्क कैपेसिटी बिल, इट वाज डिसाइडेड टू मूव ऑल प्रोडक्शन फ्रॉम प्रोडक्शन लाइन F and I from a Mac grinder to a Resource grinder. What is the resulting total percentage of capacity for each machine and the amount of product line F and I? Note that Resource is a 3 times faster than the Mac grinder, so the Mac takes a 3 times as many hours to complete the job. Assume setup is the negligible. तो जब हमने यहाँ बनाया तो हमारे पास ये चीज़ आ रही, लाइन 1 आई थी हमारे पास, लाइन F आई है और टोटल हमारे सामने नजर आ रहा है. So that is the case. You can see that कि वो that could easily done by the systems, और वो यहीं पे that is known to be as a twin disk capacity bill example. क्या कहते हैं इसे हम? Twin disk capacity bill example के bill example कितनी है और कैसे वर्क कर रही है. And that is the application of the capacity status report. यानी कि ये हमारे पास capacity status report है जो हमारे सामने वर्क कर रही है और उसके साथ ही हमने उसे आगे लेकर चलना है. एप्लीकेशन एप्लीकॉन कैपेसिटी बिल एग्जांपल. अब यहाँ देखें एप्लीकॉन है, अब यहाँ पे हमारे पास 1 by 1 आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है. दैट इज द केस, दिस इज द केस एंड दिस इज ऑलरेडी इन डाउन. तो यहाँ पे देखें 207 आ रहा है एंड देन 208 आ रहा है. तो दैट इज आर्स हाउ दे आर बीइंग वर्कड एंड हाउ दे आर बीइंग इवेल्युएटेड. Applicon capacity bill example. A customer wants to know if Applicon can deliver 100 units each of item 2007 and 2008 during the next month, 20 working. Assume there are adequate materials. Work center MVXTS crew has been increased to 1 full person, making standard capacity 160. The increase has come by reducing the MVX 6.5 and no other orders have been worked. Use the standard capacity data and conditions in the previous slides as to basis for the for your analysis. Suppose the customer decided to delay the order for several months. How many units of item to the alone could be added to MPS in next month? How about the item 2008? यहाँ देखें तो वर्कलोड में हर एक में यूनिट पॉसिबल्स हैं तो उसने निकाल ली है, बट दिस इज ओनली फॉर 2007. आपने 2008 का या 2006 का भी हमने करना है. और ये देखें यहाँ पे हमने कहा जी यूनिट कितने पॉसिबल हैं, यूनिट पॉसिबल्स भी निकल आए कि हमने कैसे और किन बेसिस पे पॉसिबल किए हैं. Applicon. The analysis say that the 100 units of each cannot be added to MPS without something else being done. The problem is with item 2008 in work center. HLT to make 100 units of the item work center. HLT will make you work overtime unless capacity can be provided from a less highly unutilized workers centers, or perhaps the greater productivity can be gained in some other ways, यानी किसी और वे से. with the analysis shows that 216 units of item 7 and 94 units of 2 can be made. So that's the end of the lecture number 19. We have revised the capacity management कि किस तरह करनी है, साथ ही हमने planning को revise किया था. Inshallah in the next lecture we are going to do with the production activity control. Allah Hafiz.